उर्दू और हिंदी अदब के बहुत बड़े राइटर, 20वीं सदी के बहुत बड़े कहानीकार, नॉवल की दुनिया के बहुत बड़ी हस्ती और प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशंस से जुड़े हुए मुंशी प्रेमचंद का जन्मदिन हर साल 31 जुलाई को मनाया जाता है। इन दिनों मुंशी प्रेमचंद का जन्मदिन यूनिवर्सिटी, कॉलेज और मुख्तलिफ तालीमी इदारों में मनाया जा रहा है। प्रेमचंद को खिराज़े अक़ीदत, उनको श्रद्धांजलि देने का यह एक अच्छा तरीका है कि हम उनकी लेखनी, उनकी बातों को, उनके विचारों को जानें और यह बात दूसरों तक भी पहुंचाएं। प्रेमचंद ने सैकड़ों कहानियाँ लिखी, बहुत सारे नॉवेल लिखे जो आज भी छपते हैं, आज भी यूनिवर्सिटी के निसाब में शामिल हैं, आज भी स्टेशन और ट्रेन में लोग इसे पढ़ते हैं। और उनकी राइटिंग भारत की जो सोसाइटी है, जो समाज है, उसका एक हद तक अक्कासी करती है। तमाम लेखों को, तमाम कहानियों को, तमाम उपन्यास पे बात करना किसी भी एक गुफ्तगू में मुमकिन नहीं है। इसलिए आज के रोज़ मैंने प्रेमचंद के ज़रिए दिए गए उनके 1936 यानी 1936 के उस स्पीच को याद करना चाहता हूँ। लखनऊ में 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ यानी प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन का स्थापना हुआ, उसको एस्टेब्लिश किया गया और प्रेमचंद ने बतौर प्रेसिडेंट, अध्यक्ष, सदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक उन्होंने स्पीच दी थी और उन्होंने साहित्य क्या है, लिटरेचर क्या है, अदब क्या है, इसके बारे में बहुत सारी बातें रखी थी। और मैं उसी लेख को सामने रखकर प्रेमचंद की विचारधारा और ख़ासकर प्रेमचंद किस तरह का लिटरेचर चाहते थे कि भारत में लिखा जाए, उसके ऊपर मैं बात करूंगा। और मैं अपने इस छोटे से प्रेजेंटेशन में प्रेमचंद की खूबियों को भी बयान करूंगा और मैं ये भी बतलाने की कोशिश करूंगा कि आखिर प्रेमचंद की सीमाएं क्या थी, आखिर प्रेमचंद आज के दौर में किन किन मामलों में प्रासंगिक नहीं हैं। तो सबसे पहले हम आपसे यह बता दें कि प्रेमचंद का यह जो लेख है साहित्य के बारे में, वो आज से कई सौ साल पहले, तकरीबन 90 साल पहले लखनऊ में दिया गया था। ये तकरीबन 10 या 12 पेज इतना बड़ा ये उनका स्पीच है और उसमें उन्होंने लिटरेचर क्या है, पहले के लिटरेचर के साथ प्रेमचंद की क्या असहमति है, लिटरेचर का सौंदर्य क्या होना चाहिए, लिटरेचर का एस्थेटिक्स क्या होना चाहिए, राइटरों को किन किन बातों पे ध्यान देना चाहिए, कौन कौन से विषय राइटर के ध्यान में होने चाहिए, कौन कौन से विषय जो हैं उससे साहित्यकार का अब लेना देना नहीं होना चाहिए, लेखनी का उद्देश्य क्या होनी चाहिए, इन तमाम बातों को प्रेमचंद ने बहुत ही आसान और सरल शब्दों में समझाया है। प्रेमचंद की लेखनी से मेरा जो राब्ता जो था, मेरा जो संपर्क था, वो उनकी छोटी सी कहानी ईदगाह से होती है। और यह ईदगाह जहाँ तक मुझे याद है, यह बिहार के टेक्स्ट बुक में, हिंदी के टेक्स्ट बुक में क्लास 10 यानी 10वीं क्लास के टेक्स्ट बुक में रखा हुआ था, लगाया गया है। और उसमें प्रेमचंद की ईदगाह कहानी को पढ़ के मैं प्रेमचंद से काफ़ी प्रभावित हुआ। प्रेमचंद की एक और बड़ी खूबी है कि प्रेमचंद बहुत ही आम ज़बान का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, मेरी बहुत एक कंप्लेंट होती है हिंदी के राइटरों के साथ, बहुत से राइटरों के साथ, कि वो ऐसी हिंदी लिखते हैं जिसको समझने के लिए हम जैसे लोग जो तथाकथित हिंदी प्रदेश से भी आते हैं वो भी नहीं समझ पाते हैं। लेकिन प्रेमचंद ने हमेशा आवाम की ज़बान का इस्तेमाल किया है। उनकी लेखनी में उर्दू और हिंदी के जो मकबूल अल्फाज थे उसका मेल जोल था
और यही जो खूबी है वो प्रेमचंद को इतना बड़ा राइटर बनाती है। और प्रेमचंद की ये भी बहुत बड़ी खूबी है कि उन्होंने ज़बान को कभी धर्म के चश्मे से नहीं देखा। प्रेमचंद की जो पहली की राइटिंग थी वो उर्दू में थी, फिर हिंदी में भी आई। और जब मैंने उनके लेख को पढ़ा, प्रेमचंद के जो 1936 में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन के जब लेख को मैंने पढ़ा, तो मैंने उसमें पाया कि वो इकबाल, अल्लामा इकबाल से भी काफ़ी प्रभावित है। और उन्होंने अपनी इस स्पीच में अल्लामा इकबाल के बहुत सारे फ़ारसी के अशार यानी फ़ारसी के जो कविताएं थी उनको भी उन्होंने इसमें कोट किया है। और यह बतलाता है और यह दिखलाता है कि मुंशी प्रेमचंद कई भाषाओं से पूरी तरह से परिचित थे, उसको जानते थे और लिखते थे। हिंदी उर्दू में उन्होंने लिखा ही और उनको फ़ारसी भी आती थी। तो ये प्रेमचंद की बड़ी खूबी थी। और आजकल के जो हिंदी के जो बहुत सारे राइटर्स हैं उनके साथ ये दिक्कत देखी जाती है कि वो अंग्रेज़ी तो थोड़ी बहुत सीख लेते हैं, लेकिन उर्दू और दूसरी ज़बान सीखने में वो उतना प्रयत्न नहीं करते हैं। तो जो प्रेमचंद की एक बहुत बड़ी विरासत है वो ये भी है कि हमें हिंदुस्तान की ज़बानों को सीखना चाहिए और हमें अपने ज्ञान को कभी भी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं करना चाहिए। और कुछ इस तरह की बात जो है वो प्रेमचंद ने अपने इस लेख में भी कही है। सबसे पहली बात जो प्रेमचंद ने अपने 1936 के भाषण में जो बात कही वो ये था, सबसे पहला सवाल वो पूछ रहे हैं कि भाषा क्या है, लिटरेचर क्या है, अदब क्या है। इसी सवाल से प्रेमचंद जो है अपने स्पीच की ओर शुरुआत करते हैं, अपनी बात की ओर शुरुआत करते हैं। और प्रेमचंद सबसे पहले बात कह देते हैं उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि फ्लावरी लैंग्वेज जो है बहुत ही बेहतरीन लैंग्वेज है, वही सब कुछ है। उस तरह की जो सोच है उससे वो अपने आप को अलग करते हैं प्रेमचंद। और प्रेमचंद साफ कहते हैं कि भाषा जो है, ज़बान जो है, लिटरेचर जो है, ये एक साधन है, ये एक साध्य नहीं है। यानी ये एक मीन्स है, एक तरीका है, वो अपने आप में गोल या अपने आप में मंजिल नहीं है। यानी भाषा का इस्तेमाल करके, अदब और लिटरेचर का इस्तेमाल करके हम किसी उद्देश्य की प्राप्ति को चाहते हैं। हमारा सिर्फ मकसद यही नहीं होना चाहिए कि अच्छी ज़बान में हमने बातें कह दी, भले उससे कोई उद्देश्य मिले या कुछ ना मिले, समाज में कुछ परिवर्तन हो या ना हो, हमें तो एक फ्लावरी लैंग्वेज में ही इस्तेमाल करना है। हम भी जब JNU में पढ़ते थे और जहाँ से मैं आज आपको इसी JNU से जो मैं अपनी बात आपके पास आपके साथ जो साझा कर रहा हूँ, यहाँ पर भी देखा गया कि बहुत सारे प्रोफेसर जो थे, आपने क्या बातें कही हैं उससे ज़्यादा वो इस बात पे जोर देते थे कि आप कितने बेहतरीन तरीके से बातें बोल रहे हैं, आपकी अंग्रेज़ी कितनी अच्छी है, आपका एक्सेंट क्या है, आपका उच्चारण कैसा है। और अभी भी मेरे कुछ साथी हैं जब भी कभी इंटरव्यू बोर्ड में जाते हैं, इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, तो कई बार उनके साथ जो बोर्ड है बदतमीज़ी करता है और कहता है कि आप जो हिंदी बोल रहे हैं उसके ऊपर बिहारी टोन है। ये भी एक बहुत ही तकलीफ़देह बात है कि जिस प्रेमचंद ने बरसों पहले, आज से 90 साल पहले ये बात कह दी थी कि लिटरेचर जो है, जो भाषा है, वो एक तरीका है, वो एक माध्यम है, वो अपने आप में गोल नहीं है। लेकिन आज भी जो सवर्ण मानसिकता है, जो ब्राह्मणवादी मानसिकता है, जो कुलीन मानसिकता है, जो एलिट मानसिकता है, वो भाषा के खेल में अभी भी दलित, पिछड़े और गरीब लोगों को, महकूम और कमज़ोर लोगों को फंसाने की कोशिश करती है और उनको नीचा दिखाने की कोशिश करती है। तो प्रेमचंद ने सबसे पहली जो बात कही है, जो हम लोगों को याद रखनी चाहिए, लिटरेचर जो है, जो भाषा जो है, जो ज़बान है, वो एक तरीका है, वो एक मीन्स है, वो एक साधन है, मंजिल नहीं है। और उन्होंने कहा कि जो पहले के ज़माने में, यानी प्रेमचंद के पूर्व के काल में जो राइटर्स जिस तरह की लेखनी करते थे, उसमें उनकी यही कोशिश होती थी कि उसमें शब्दों का चुनाव बहुत ही बेहतर तरीके से हो, उसमें बहुत भूत प्रेत की कहानियाँ हो, उसमें सच्चाई से उसका कुछ लेना देना नहीं हो। और उसमें क्या होता है कि जो ज़मीनी हकीकत होती थी, जो आवाम के मसाइल होते थे, जो रोज़ी रोटी और कपड़ा का जो मसाइल होता था, जो समाज का जो शोषण होता था, उसके ऊपर वो बातें कम करते थे और राजाओं महाराजाओं का बखान करते थे, धार्मिक बातों पे वो लिखते थे और भूत और प्रेत की कहानी कहते थे और कुलीन वर्गों के जो एस्थेटिक्स था उसी के आसपास में अपनी लेखनी को करते थे। और उनके अंदर में जो सामाजिक सरोकार था, जो समाज की आलोचना थी, वो नहीं थी। तो प्रेमचंद ने सबसे पहले कहा कि हमें लिटरेचर की जो धारा है
उसको मोड़ने की ज़रूरत है और लिटरेचर को, अदब को हमें जीवन की आलोचना के तौर पर पेश करना है। यानी लिटरेचर एंड लैंग्वेज इज क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, जिंदगी की तनकीद, जिंदगी की आलोचना, जिंदगी की सच्चाई को बयान करना, समाज की गंदगी के ऊपर टॉर्च दिखाना, कलम के जरिए लोगों के शोषण को सामने रखना और मजदूर और किसान के जो मसाइल हैं, जो वंचितों के जो मसाइल है, उसके ऊपर लेखनी करना, यही साहित्यकार का पहला काम होना चाहिए। जो पहले के साहित्यकार थे, जो लैंग्वेज के साथ खेलते थे, जो भाषा की शुद्धता पे बहुत ज़्यादा जोर देते थे, जो भूत और प्रेत की कहानियाँ कहते थे, जो राजा और महाराजा के बखान करते थे, जो रानियों और पटरानियों की सुंदरता का बखान करते थे, जो प्रेमी और प्रेमिकाओं के जज्बात के ऊपर बात करते थे, वो कह रहे हैं कि इस तरह की बातों से आप अपना वक्त ज़ाया न कीजिए, बल्कि जीवन की आलोचना कीजिए। बड़े दुख की बात है कि प्रेमचंद ने जो ये बात 1936 में कही थी, आज 90 साल गुजर जाने के बाद जो हिंदी डिपार्टमेंट है या जो हिंदी मीडिया है और जो हिंदी संस्थान है, उसने प्रेमचंद के नाम पे अगरबत्ती तो दिखाई, प्रेमचंद के नाम पे उसने सेमिनार तो किए, लेकिन उसने भी कभी जीवन की आलोचना को उसने कभी भी संजीदगी से नहीं लिया। एक दो नाम हो सकते हैं जो जीवन की आलोचना को अपने लेखनी में लाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जीवन की आलोचना से भागते हैं और सत्ता पर कि हाँ में हाँ मिलाना ही वो समझते हैं कि वही लिटरेचर है। एक चीज़ मैं और देखता हूँ कि मेरे बहुत सारे जो साथी हैं जो लिटरेचर के हैं, जब आप उनसे पूछेंगे किसी सामाजिक और राजनीतिक मामले में जब उनकी राय लेना चाहेंगे, तो वो क्या कहते हैं कि हम तो अदब के तालिब इल्म हैं, हम तो लिटरेचर के तालिब इल्म हैं, हमें राजनीति समझ में नहीं आती। हालांकि वो राजनीति बहुत ज़्यादा समझते हैं, मगर वो अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए वो कभी भी अन्याय के खिलाफ, शोषण के खिलाफ बोलना नहीं चाहते हैं। उनको लगता है कि चुप रहेंगे तो यूनिवर्सिटी और कॉलेज में उनका जो हित है वो पूरा होता चला जाएगा। हालांकि प्रेमचंद का ये जो है ये मकसद नहीं था। प्रेमचंद जो चाहते थे कि सच्चाई को बयान किया जाए, और वो चाहते थे कि सच्चाई, हकीकत को बयान करने के बाद ही जो लिटरेचर के अंदर में है उसके अंदर में प्रभाव आता है। प्रेमचंद का ये कहना था कि फ्लावरी लैंग्वेज को लिख के आप बहुत ज़्यादा लिटरेचर को पावरफुल नहीं बना सकते हैं। लिटरेचर को अगर आपको पावरफुल बनाना है तो आपको उसके अंदर में सच्चाई को बयान करना होगा, और जब आप सच्चाई को बयान करेंगे तो उसका असर दिलो दिमाग पर होगा, उससे समाज में परिवर्तन होगा, और उसमें वो जो लिटरेचर होगा वो समाज को एक बेहतर दिशा में लेके जाएगा। ये प्रेमचंद का बहुत बड़ा योगदान था, या प्रोग्रेसिव राइटर्स का एक बहुत बड़ा योगदान था, जिसने उस ज़माने में जो वो दो धारा थी उसको बदलने की कोशिश की। और प्रेमचंद कह रहे हैं अपने उस भाषण में, और मैं यहाँ पे कोट करना चाहता हूँ, साहित्य उसी रचना को कहेंगे जिसमें कोई सच्चाई प्रकट की गई हो, जिसकी भाषा प्रौढ़, परिमार्जित एवं सुंदर हो, जिसमें दिल और दिमाग पर असर डालने का गुण हो, और साहित्य में यह गुण पूर्ण रूप से उसी अवस्था में उत्पन्न होता है जब उसमें जीवन की सच्चाइयों और अनुभूतियाँ व्यक्त की गई हों। तिलिस्माती कहानियाँ, भूत प्रेत की कथाओं और प्रेम वियोग में आख्यानों से किसी ज़माने में हम भले ही प्रभावित हुए हों, पर अब उनमें हमारे लिए बहुत कम दिलचस्पी है। इसमें संदेह नहीं है कि मानव प्रकृति का मर्मज्ञ साहित्यकार राजकुमारों की प्रेम गाथाओं और तिलिस्माती कहानियों में भी जीवन की सच्चाइयाँ वर्णन करता है और सौंदर्य की दृष्टि कर सकता है और सौंदर्य की सृष्टि कर सकता है, परंतु इससे भी इस सत्य की पुष्टि होती है कि साहित्य में प्रभाव उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है, याद रखिए, साहित्य में प्रभाव उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है कि वह जीवन की सच्चाइयों का दर्पण हो। यानी जीवन की सच्चाई का दर्पण अगर आपकी लेखनी में है तो आपकी लेखनी में प्रभाव पैदा होगा। और वो भी कह रहे हैं फिर आप उसे जिस चौखट पे चाहें लगा सकते हैं। चीड़े की कहानी और गुला बुलबुल की दास्तान भी उसके लिए उपयुक्त हो सकती है। यानी प्रेमचंद ये भी कहना चाहते हैं कि अगर जीवन की सच्चाई है तो लिटरेचर का जो भी फॉर्म होगा वो फॉर्म में भी आपको एक प्रभाव उत्पन्न हो सकता है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि आप प्रेम की कहानियाँ न लिखिए। प्रेमचंद ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप भूत प्रेत की कहानियाँ न लिखिए, आपको बैन कर देना है।
इस तरह से वो आर्गुमेंट नहीं कर रहे हैं। प्रेमचंद का जो मेन कंसर्न है वो कोई लेखकों के ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगा रहे हैं कि आपको इसी टर्म्स एंड कंडीशंस पे लिखना होगा। प्रेमचंद कह रहे हैं कि अगर लिटरेचर को अगर आपको पावरफुल बनाना है तो समाज का दर्पण होना चाहिए, उसमें समाज की आलोचना होनी चाहिए, समाज की तनकीद होनी चाहिए, समाज की सच्चाई वर्णन होनी चाहिए। अगर समाज की सच्चाई वर्णन होगी तो उस लेखनी में दम पैदा हो जाएगा, उस लेखनी में प्रभाव पैदा हो जाएगा। यही बात वो कह रहे हैं अपनी ज़बान में कि साहित्य जो है वो जीवन की आलोचना है। फिर एक दो लाइन जरा मैं कोट कर दूं प्रेमचंद जी का, साहित्य की बहुत सी परिभाषाएं की गई है पर मेरे विचार से उसकी सर्वोत्तम परिभाषा जीवन की आलोचना है। मेरे विचार से साहित्य की सर्वोत्तम परिभाषा जीवन की आलोचना है, जीवन की आलोचना है, चाहे वो निबंध के रूप में हो, चाहे कहानियों के या काव्य के, उसे हमारे जीवन की आलोचना और व्याख्या करनी चाहिए। प्रेमचंद जी ये नहीं कर रहे हैं कि तुम कविता लिखोगे तो मैं तुम्हें बैन कर दूंगा, या तुमने काव्य लिखा तो मैं तुम्हें बैन कर दूंगा, तुम ऐसा ही लिखो, ये नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो तुम्हें फॉर्म पसंद हो तुम लिखो, लेकिन उसमें जीवन की आलोचना होनी चाहिए। लेकिन आजकल जीवन की आलोचना आप कितने लेखकों के बीच में देखते हैं? आजकल के लेखकों का क्या फैशन बना हुआ है कि सबकी तारीफ करो, सबको अच्छा कहो। महात्मा गांधी भी अच्छे हैं, आपको जयप्रकाश नारायण भी अच्छे हैं, आपको राम मनोहर लोहिया भी अच्छे हैं, आपको सावरकर भी अच्छे हैं, आपको कार्ल मार्क्स भी अच्छे हैं, आपको विवेकानंद भी अच्छे हैं, आपको सब लोग अच्छा है, तुलसी भी अच्छे हैं, कबीर भी अच्छे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, तुलसी की राह एक अलग दिशा में लेके जाती है, कबीर की राह एक अलग दिशा में लेके जाती है। ये कैसे हो सकता है कि तुलसी भी सही है और कबीर भी सही है? तुलसी एक अलग तरह का समाज की कल्पना कर रहे हैं और कबीर के अंदर में एक अलग तरह का समाज का तस्वूर है। तो दोनों लोगों के बीच में सामंजस्य पैदा करना ये आसान नहीं है। ये जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं वो कठिन प्रश्नों से भागने की कोशिश करें। वो तो यही बात हो गई कि शेर और बकरी में दोस्ती हो सकती है, शेर और बकरी एक साथ रह सकता है, मजदूर जो है और जो आपके जो पूंजीपति हैं वो दोनों के स्वार्थ एक ऐसे हैं, दोनों के स्वार्थ एक नहीं हैं। और ये जब दोनों के स्वार्थ एक नहीं, इसका ये मतलब नहीं है कि कोई ये कह रहा है कि समाज के अंदर में जो एक ही वर्ग को रहने का अधिकार होना चाहिए। नहीं, ये नहीं कहा जाए। समाज में सबको रहने का अधिकार है, सबको बराबर के अधिकार मिलने चाहिए। बात सिर्फ इतनी कही जा रही है कि कबीर के राह पे अगर आप चलेंगे तो जिसके साथ शोषण हो रहा है उसकी बराबरी की आप बात करते हैं। कबीर की राह पे आप चलते हैं तो आप ये नहीं चाहते हैं कि जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं उनको कहीं भगा दिया जाए। कबीर की राय ये है कि जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं वो नीचे बैठने वाले लोगों को अपनी बराबरी में बुला ले। ये है समता की बात करने का मतलब ये नहीं है कि ये समता किसी के खिलाफ है। लेकिन आजकल जो आलोचना है इससे लोग भाग रहे हैं, राजनीतिक प्रश्नों से भाग रहे हैं। आप देखिए देश में इतना कुछ घट रहा है, हिंदी डिपार्टमेंट से कितने सारे प्रोफेसर्स, कितने सारे इंटेलेक्चुअल ऐसे होते हैं जो राजनीतिक विषयों पे अपनी बात रखते हैं। नहीं रखते हैं, क्यों नहीं रखते हैं? हिंदी अखबार का क्या हाल है? हिंदी अखबार में किस तरह के विमर्श आते हैं? जाति के खिलाफ हिंदी अखबार में इस जाति को ख़त्म करने के लिए क्या कोई आंदोलन चलता है? अंधविश्वास को ख़त्म करने के लिए क्या कोई आंदोलन चलता है? क्या अखबार कभी आपको बराबरी के लिए कुछ आर्टिकल्स की कोई मुहिम चलाते हैं? क्या इन अखबारों में दलित, बहुजनों और पिछड़े और मुसलमानों को जगह मिलती है? नहीं मिलती है। तो प्रेमचंद के ऊपर आप देखेंगे कि प्रेमचंद के ऊपर इन वर्षों में उनका सरकारीकरण हो गया है, उनके नाम पे प्रोग्राम हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा फंड मिल रहा है। लेकिन जो बात प्रेमचंद ने कही है कि जीवन की आलोचना, सच्चाई को बयान करना, यही लिटरेचर है, यही साहित्यकार का धर्म होना चाहिए, इसे लोगों ने भुला दिया है। और उसके बदले में शोषक और शोषित दोनों को एक साथ लाकर और दोनों को कहा जा रहा है कि दोनों महान हैं। अरे शोषक महान है तो शोषित कैसे महान है? और शोषित महान है तो शोषक कैसे महान है? ये चीज़ें मैं हिंदी डिपार्टमेंट के अंदर में देखता हूँ कि इसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि हिंदी डिपार्टमेंट के अंदर में या हिंदी मीडिया के अंदर में सवर्ण जातियाँ जो हैं, जो 10 या 15% भारत में इनकी आबादी है, वो हर जगह उनका कब्जा है। और इसी वजह से आप देखेंगे कि जो लोकतंत्र है,
लोकतांत्रिक जो स्पिरिट है वो हिंदी डिपार्टमेंट में आपको दूसरे डिपार्टमेंट से भी कम दिखता है। आप महिला जाके देख लीजिए, कितने महिला चेयरपर्सन एंड प्रोफेसर्स आपको मिल जाएंगे हिंदी डिपार्टमेंट में। अरे जेएनयू जैसे संस्थान में आप अगर उसकी इतिहास को उठा के देख लीजिए तो पिछले 40 साल या 50 साल के अंदर में आपको उंगली पे गिनने वाले महिला प्रोफेसर मिल जाएंगे। आदिवासी कितने प्रोफेसर्स हैं वो भी आपको उंगली पे गिनने पे मिल जाएंगे। दलित कितने चेयरपर्सन हुए हैं वो भी आपको उंगली पे गिनने पे मिल जाएंगे। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जीवन की सच्चाई को बयान करने से हिंदी जगत भागता है। और वो क्या कर रहा है, वो अब सीधे तौर पे तो ये तो नहीं कह सकता है कि ऊपर बैठे हुए जो शोषण करने वाले लोग हैं वो बिल्कुल सही हैं, और उसके अंदर में ये भी दम नहीं है कहे कि शोषित के अधिकार के लिए मैं लड़ूंगा। तो वो क्या कर रहा है कि जो राजनीतिक मुद्दे होते हैं, जो शोषण के सवाल होते हैं, उसके साथ घाल मिल करता है, उसके साथ लीपापोती करता है। ये भी सही है, वो भी सही है, कबीर भी सही है और तुलसी भी सही है। और इस तरह की जो विचारधारा है, इस तरह का जो ट्रेंड है, वो हिंदी साहित्य में वो उसको अंदर से दीमक की तरह उसको खा रहा है, उसको कमज़ोर कर रहा है। और इसलिए मुझे लगता है कि जो प्रेमचंद को सही मायने में उनको याद करने का जो तरीका है वो सरकारी तरीका नहीं है, बल्कि प्रेमचंद ने जो कहा है कि साहित्य जीवन का आलोचना है, इसे अपनाने की ज़रूरत है। प्रेमचंद जो थे अपने वो ऐसे आलोचक थे जिन्होंने पूर्व के अपने साहित्यकारों की बहुत आलोचना की है। इसलिए आलोचना की है क्योंकि वो समाज के जो ज्वलंत मुद्दे थे उससे उन्होंने किनारा कशी की है। एक और बहुत ही दिलचस्प बात है, दलित शब्द जो है, जो कि शेड्यूल कास्ट के लिए जो इस्तेमाल होता है, जो वंचितों के लिए जो इस्तेमाल होता है, ये दलित शब्द का भी इंटरेस्टिंगली अगर आप देखेंगे तो दलित शब्द का भी इस्तेमाल जो है प्रेमचंद ने अपने 1936 के लेख में किया। ये मुझे काफ़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ लगा, क्योंकि कई बार हम लोग पॉलिटिकल साइंस में या सोशोलॉजी में ये बात सोचते हैं या ये जानने की कोशिश करते हैं कि दलित शब्द का इस्तेमाल कहाँ से हुआ। कुछ लोग कहते हैं ये दलित पैंथर से उभर के आया, कुछ लोग कहते हैं नहीं, अम्बेडकर जी ने भी अपने ज़माने में दलित का इस्तेमाल किया है। लेकिन ये जो दलित शब्द है ये प्रेमचंद के उस भाषण में भी है, और वो क्या कहते हैं, जो दलित हैं, जो पीड़ित हैं, जो वंचित हैं, चाहे वो व्यक्ति हो या समूह हो, उसकी हिमायत और वकालत करना ही साहित्य का फर्ज है। तो दबे कुचलों की हिमायत करना ही साहित्य का सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए, सबसे बड़ा फर्ज होना चाहिए। देखिए एक और बात प्रेमचंद के अंदर में अगर आप देखेंगे तो उन्होंने ये भी बात कही है कि जो साहित्य होना चाहिए वो बदलाव की तरफ बढ़ना चाहिए। साहित्य जो होना चाहिए वो समाज के अंदर में परिवर्तन लाना होना चाहिए। साहित्य का जो सौंदर्य शास्त्र है उसको बदलने की कोशिश करना है। उसको अमीरों की विलासिता, अमीरों की कोठियाँ, अमीरों की ज़िंदगी, रानी महारानी की सौंदर्यता से उसे हटके उसे कहाँ जाना चाहिए, उसे आपको गरीबों की तरफ देखना चाहिए। अब मान लीजिए कोई बहुत ही सुंदर महिला है जो रानी और पटरानी है, उसके ऊपर तो लेखक उसकी सुंदरता का बहुत बखान करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कोई मजदूर महिला है जो अपने बच्चे को खेत में सुलाई हुई है और खेत में काम कर रही है, उसकी सुंदरता लेखकों को नहीं दिखती है। तो प्रेमचंद कर रहे हैं, इस पर सोचने की ज़रूरत है। प्रेमचंद का ये भी कहना है कि लेखक का काम अपनी लेखनी में इस बात को भी दर्शाना है, पुरजोर तरीके से दर्शाना है शोषण कहाँ हो रहा है, और जो प्रतिरोध की जो स्वर है उसको भी उजागर करना है। प्रतिरोध का स्वर अगर आप उजागर नहीं करेंगे तो उसमें एक दिक्कत हो जाएगी। प्रतिरोध का स्वर उजागर नहीं करने के बाद वो जो लिटरेचर होता है वो मातम का लिटरेचर हो जाता है उसके अंदर। नहीं, अगर शोषण है तो शोषण के खिलाफ में प्रतिरोध भी चल रहा है। तो प्रतिरोध की जब आवाज़ जब बुलंद होती है तो लोगों के बीच में, आवाम के बीच में, वंचितों के बीच में एक मैसेज जाता है कि हमें लड़ना है। लड़ने के लिए उन्हें एक बल मिलता है और फिर समाज के अंदर में परिवर्तन होता है। तो ये बातें भी काफ़ी प्रेमचंद जो हैं उन्होंने कही है, और ये प्रेमचंद की बातें जो है आज के दौर में काफ़ी मतलब रेलेवेंट हैं। और उन्होंने प्रेमचंद ने, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने वंचितों के ऊपर जो कैमरे का लेंस है, जो कलम है, उनकी तरफ उठाने के तरफ ध्यान दिया, उनके मसाइल को उठाने के लिए कहा है। और उन्होंने कहा कि जो लिटरेचर हरकत नहीं पैदा करता है, जो गर्मी पैदा नहीं करता है, वो कोई लिटरेचर नहीं है। आजकल के जो लेखक हैं, अगर आप उनको जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं पल्प लिटरेचर, अगर इस तरह का लिटरेचर को आप पढ़ेंगे तो आप सो जाएंगे।
आपको कुछ करने का ही मन नहीं करता। वो लिटरेचर के अंदर में रोज़ी पिक्चर करते हैं, हर तरफ गुलाबी ही गुलाबी छाया हुआ है ना। ये लिटरेचर नहीं है। लिटरेचर का मतलब है कि आपको वंचितों को दिखाइए और वंचितों की लड़ाइयों को भी दिखाइए और इस अंदाज में लिखिए कि समाज परिवर्तन के लिए, सत्ता परिवर्तन के लिए, बेहतर समाज बनाने के लिए हरकत भी पैदा हो, एक गर्मी भी पैदा हो, एक जोश मिले। अगर इस तरह का जोश और इस तरह की अनुभूति अगर पैदा करने में अगर आप कामयाब नहीं होते हैं तो क्या होता है कि वो लिटरेचर नहीं है। लिटरेचर का काम ये भी है कि लोगों के बीच में गलत चीज़ के खिलाफ लोगों के अंदर में एक फीलिंग पैदा करना। इसीलिए अंबेडकर बार बार इस बात को कह रहे हैं कि लिटरेचर को कई बार शब्दों का जाल समझ लिया जाता है। लिटरेचर को कई बार समझा जाता है कि आप कितने अच्छे और फ्लावरी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। लिटरेचर को समझा जाता है कि तेज बुद्धि वाला जो राइटर है वही सबसे बड़ा अदीब बन सकता है, वही सबसे बड़ा राइटर बन सकता है। लेकिन प्रेमचंद कह रहे हैं कि नहीं, ऐसी बातें नहीं है। सबसे अहम चीज़ है कि जिसके अंदर में सच्चाई बयान हो, जिसके अंदर में लोगों के आंसू और दर्द को बयान किया जाए, जिसके अंदर में गरीबों के मसाइल को बयान किया जाए, जिसके अंदर में दलितों और पीड़ितों के मसाइल को बयान किया जाए, जिसके अंदर में सत्ता परिवर्तन करने के लिए, समाज परिवर्तन करने के लिए एक हरकत, एक गर्मी पैदा हो, जो आंदोलन के लिए प्रेरित करे, उसी को हम लिटरेचर कहेंगे। बाकी जो लिटरेचर है वो लिटरेचर की कसौटी पे खरा नहीं उतरता। प्रेमचंद के लिए सुंदरता की कटौती कौन सी होगी? जो समाज परिवर्तन की बात करेगी। जो अमीरों की जिंदगी के ऊपर लिखने वाला लिटरेचर प्रगतिशील लिटरेचर नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि अमीरों के बंगलों से नजर हटाओ, दूर जाओ, गरीबों की तरफ देखो। जीवन में एक उद्देश्य होनी चाहिए, लेखनी में एक उद्देश्य होनी चाहिए, कर्म में यकीन होनी चाहिए। और प्रेमचंद ने साफ साफ कहा है कि आपको जो महिला खेत में काम कर रही है उसकी समस्याओं के आप लिखेंगे और उसकी लड़ाइयों पे जब आप ध्यान देंगे, उसे वो लिटरेचर का दर्जा देने के लिए तैयार हैं। और ये भी बात कह रहे हैं प्रेमचंद बार बार कि जो लिटरेचर, जो राइटर है, उसको नकली शोहरत पाने के लिए, जल्दी शोहरत पाने के लिए, धन दौलत पाने के लिए, प्रमोशन पाने के लिए कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसका काम सिर्फ होना चाहिए लेखनी करना। लेखनी के जरिए वो समाज की बुराइयों को, समाज की आलोचना कर रहा है। और जब वो समाज की आलोचना जब करेगा तो समाज में परिवर्तन आएंगे और उसको समाज के जो दर्द हैं उसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए अपनी राइटिंग के अंदर में। और उसके अंदर में एक मोहब्बत का जोश भी होना चाहिए, उसके अंदर में समाज का, पीड़ितों का दर्द भी होना चाहिए, तो एक बदलाव का जोश भी होना चाहिए, उसके अंदर में एक हरकत भी होनी चाहिए। वो व्यक्ति जो है जो अपने स्वार्थ के लिए, अपने नाम के लिए आगे पीछे दौड़ने वाला नहीं हो। साहित्य एकेडमी से और विभिन्न एकेडमियों से पुरस्कार लेने के लिए नेताओं के और वहाँ पे बैठे हुए मठाधीश के आगे पीछे करने वाला नहीं होना चाहिए। टीवी चैनल पे जाके सत्ता की ज़बान बोलने वाला, राजनीतिक प्रश्नों से अपने आप को मुंह मोड़ने वाला, ऐसा लेखक प्रेमचंद को पसंद नहीं है। वो कह रहे हैं कि ऐसे लेखक जो हैं उनके साहित्य का जो सौंदर्य शास्त्र है, उसका जो एस्थेटिक्स है, उस पे वो खरे नहीं उतरते हैं। ये थी प्रेमचंद जो हैं उनका प्रेसिडेंशियल लेक्चर जो उन्होंने 1936 में दिया था। इस लेक्चर की बहुत सारी बातें आज भी प्रासंगिक हैं, आज भी रेलेवेंट हैं। इसकी वजह ये है कि हिंदी डिपार्टमेंट हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे इदारे हों, चाहे इंस्टीट्यूट हो, चाहे एकेडमिया हो, चाहे आपका हिंदी जगत हो, पत्रकारिता का हो, पब्लिशिंग हाउस है, यहाँ पे मुट्ठी भर सवर्ण जो हैं वहाँ पे काबिज हैं। वो एक सामंती व्यवस्था बनाए हुए हैं, वो महिला विरोधी हैं, वो दलित विरोधी हैं, वो पिछड़ा विरोधी हैं, वो अंधविश्वास में यकीन करते हैं, वो जड़ता में यकीन करते हैं, वो दकियानूस हैं, वो समाज में यथास्थिति बनाए रखना चाहते हैं और वो नहीं चाहते हैं कि बाकी लोगों को भी उनका हक मिले। इसीलिए मैं जब भी हिंदी सेंटर में जब जाता हूँ और वहाँ से के छात्रों के बारे में पूछता हूँ तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा कम तादाद में आपको दलित महिला छात्र मिलेंगे आपको और मुस्लिम छात्र आपको देखेंगे। मुसलमान हिंदी सेंटर में नहीं दिखते हैं। देखिए, ये हिंदी सेंटर के जो इदारे हैं वो हर जगह हैं, लेकिन मुस्लिम छात्र या मुस्लिम टीचर जो होंगे आपको बहुत ही कम मिलेंगे। मुझे हिंदी सेंटर के अंदर में बहुत सारे दलित प्रोफेसर्स और बहुत सारे आपको ओबीसी प्रोफेसर्स और आदिवासी प्रोफेसर्स भी नहीं मिलते हैं। आप
चेयरपर्सन्स की बात करना तो छोड़ ही दीजिए। तो ये जो क्या है, ये पूरी तरह से एक तरह का इनको प्रेमचंद की चाहे लिगेसी हो चाहे हिंदी डिपार्टमेंट हो, इसके ऊपर जो सवर्ण जो तबका है वो अजगर की तरह बैठा हुआ है और ये समाज के अंदर में कोई परिवर्तन नहीं लाना चाहता है। वो एक रिएक्शनरी फोर्स है और वो प्रेमचंद का भी सबसे बड़ा वारिस अपने आप को कह रहा है। प्रगतिशील लेखक संघ जहाँ जहाँ भी काम कर रहे हैं वहाँ पर भी देख रहे हैं कि वहाँ पर भी जो ऊपर की जो कमान है उसको वो किसके हाथों में, वो वहाँ के सवर्ण लोगों के हाथ में है। तो ये जो है प्रेमचंद की जो लिगेसी है उसको कैसे हाईजेक कर लिया गया है, प्रेमचंद ने क्या कहा और प्रेमचंद को कैसे पेश किया जा रहा है, उसका कैसे सरकारीकरण हो गया है, उनके सवालों को कैसे दबाया जा रहा है, ये भी एक बहुत ही मेरे लिए मुझे लगता है बहुत ही संकट वाली बात है। अब मैंने प्रेमचंद की इन तमाम खूबियों के बारे में बात की। जब मैं इस लिटरेचर को पढ़ा, प्रेमचंद के स्पीच को पढ़ा, तो मुझे प्रेमचंद के साथ बहुत सारी असहमतियां भी दिखी उसमें और शायद मैं आज उन तमाम असहमतियों के बारे में बहुत ही विस्तार, बहुत ही तफसील से बात नहीं कर पाऊँगा, लेकिन फिर भी मैं कुछ इशारा करना चाहूँगा प्रेमचंद की लेखनी या प्रेमचंद की जो सोच थी उसमें क्या कमियां हैं और क्या उसकी सीमाएं हैं। सबसे पहली चीज़ जो मुझे प्रेमचंद की लेखनी में लगी वो लगा कि प्रेमचंद भी 19th एंड 20th सेंचुरी के जो दीगर जो राइटर्स थे उस तरह से उनके अंदर में भी जो यूटिलिटेरियन जो फिलॉसफी है उसका असर उनके अंदर मुझे दिख रहा है। मैं पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री के स्टूडेंट हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि जो यूटिलिटेरियनिज्म है जिसको हम कहते हैं उपयोगितावाद, कि हर चीज़ की एक उपयोगिता होती है, ये उपयोगितावाद जो है ये कई मामलों में ये बहुत ही ख़तरनाक होता है। इसी उपयोगितावाद के नाम पे डैम बनाए जाते हैं और उस डैम का विरोध जब किया जाता है और कहा जाता है इससे पर्यावरण का नुकसान होता है, तो उसको इसके समर्थक ये कहते हैं कि आप बिजली इतनी पैदा हो रही है, आप उसके फ़ायदे को क्यों नहीं देखते हैं। तो कई बार फ़ायदा उपयोग के नाम पे बहुत सारे इनजस्टिस को सपोर्ट किया जाता है और मुझे लग रहा है कि बार बार प्रेमचंद जो हैं उपयोगितावाद का समर्थन कर रहे हैं और एक जगह वो कह भी रहे हैं कि उपयोगिता ही डिसाइड करेगा कि कोई चीज़ें सुंदर है कि नहीं है। और उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि अगर आसमान लाल है आषाढ़ के महीने में तो आपको दुख देगा, सुख नहीं देगा, क्योंकि उस वक्त आप आसमान को काला देखना चाहते हैं क्योंकि आपको ये उम्मीद होती है कि बारिश हो जाए। यानी लाल आसमान खुद में ना सुख की वजह है ना दुख की वजह है, हम अपनी उपयोगिता की वजह से उसे सुख या दुख के तौर पे देखते हैं। तो उपयोगितावाद जो भी है ये भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये भी जो प्रेमचंद की राइटिंग में जो दिख रहा है वो कहीं ना कहीं 19th एंड 20th सेंचुरी के राइट विंगर जो थिंकर्स थे उनके अंदर में भी दिख रहा है। और वो यूटिलिटेरियन फिलॉसफी जो है, मिल्स की जो फिलॉसफी है, जेम्स मिल की, वो इतना पावरफुल है। ब्रिटिश कॉलोनियल जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें भी यूटिलिटेरियन जो फिलॉसफी थी वो उसके निसाब का हिस्सा बनी हुई थी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रेमचंद भी उसमें फंस गए हैं और वो भी उपयोगितावाद की बात कर रहे हैं। दूसरी दिक्कत मुझे प्रेमचंद के साथ ये लगी है कि प्रेमचंद भी बार बार ये कह रहे हैं कि जो मध्यकाल युग था हम उसमें फंसे हुए हैं, वो पतन का युग था, तो पहले के ज़माने में लोग बेकार थे, तो वो अदरवर्ल्डली थे, तो उनमें दुनिया के बारे में एक फ़ानी वाली एक सेंस था, दुनिया को रिजेक्ट करते थे, उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं था। तो ये जो मिडीवल टाइम को जो रिजेक्ट करने वाली जो एक जो सोच है, जो मिडीवल पीरियड को एक डार्क पीरियड कह रहा है और जो आधुनिक काल को बहुत ही महान कह रहा है और जो हिस्ट्री को डिवाइड कर रहा है काल खंडों में, जिसको आप कॉम्टेज का इवोल्यूशन थियरी जिसको बोलते हैं, इवोल्यूशन थियरी ऑफ हिस्ट्री जो है, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कॉम्टे और डार्विनिज्म की जो थियरी है कि आगे जो है वही प्रोग्रेस है, निरंतर बढ़ते रहना है, प्रगति करना है, आगे बढ़ना है, काम करना है, एक्शन करना है। इस तरह की जो सोच है वो कहीं ना कहीं ये भी खतरनाक है। क्यों? क्योंकि जो इवोल्यूशन की नज़रों से अगर आप दुनिया को देखते हैं तो आप एक खास 18वीं सदी या 19वीं सदी से पहले के तमाम दौर को आप खारिज करते हैं। जो लोग आधुनिक नहीं है, तथाकथित आधुनिक, जो लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, जो पूंजीवाद में यकीन नहीं रखते हैं, ऐसे लोगों को लगता है कि ये लोग निकम्मे हैं, ये लोग लेजी हैं, ये लोग काम नहीं कर रहे हैं। और इसी तरह की कुछ ऐसी सोच थी जो आदिवासियों को ट्राइब कहना शुरू कर दी। लेकिन आज क्या हो रहा है, आदिवासियों की जो ज़िंदगी है वही सबसे बेहतर ज़िंदगी है। जो इंडस्ट्रियल लाइफ थी उससे तबाही हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इन्वायरमेंट पोल्यूशन हो रहा है, दुनिया तबाही के दहाने पे आ गई है। तो आज
जो प्रगति जो था उसका नुकसान हमें दिखने को मिल रहा है। लेकिन उस ज़माने में जो कॉम्टे और जो दूसरे सावरकर के अंदर में भी जो कॉम्टे जो है, जो वो कॉम्टेज की जो फिलॉसफी है, आगे बढ़ना है, उसको आगे चलना है, पीछे जो था हम लोग पीछे वो जकड़े हुए थे, इस तरह की थिंकिंग भी उनके साथ है। तो मुझे लगता है कि उस दौर में 19th एंड 20th सेंचुरी में कॉम्टेज का जो सोशोलॉजी था, जो उसका असर था, वो उससे प्रेमचंद भी अछूते नहीं रहे हैं। और इसीलिए आप देखेंगे कि बार बार प्रेमचंद अपने राइटिंग में अल्लामा इकबाल को, सर मोहम्मद इकबाल को बार बार कोट कर रहे हैं और अल्लामा इकबाल के उन फारसी के आसार का इस्तेमाल कर रहे हैं जहाँ पे अल्लामा इकबाल काम करने के लिए बात कर रहे हैं, बैठने को बुरा समझ रहे हैं, हरकत पे जोर दे रहे हैं और आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मेरा बैठना मेरा काम नहीं है। कोई नदी अगर समंदर में मिल जाए और चुपचाप बैठे तो नदी के लिए शर्म की बात है। घोंसले में बैठना जो है मैं नहीं चाहता, मैं शाख पे, एक शाख से दूसरे शाख पे मैं दौड़ते रहना चाहता हूँ। तो इस तरह की भी जो बहुत जो जिसका एक ग्लोरिफिकेशन होता है, वैल्यूराइजेशन होता है काम का, एक्शंस का, ये भी कहीं ना कहीं एक एंटी वर्क है, कहीं ना कहीं एंटी वर्क है। कहीं कहीं आप सुनते हो कि कर्म ही पूजा है। ये कर्म ही पूजा के साथ एक ऐसे इसका दूसरा साइड ये है कि जो काम फैक्ट्री में नहीं कर रहा है सवेरे से शाम तक, वो जो है वो निकम्मा है, वो समाज के लिए ठीक नहीं है। तो ये भी कहीं ना कहीं जो इकबाल एक ज़माने में जो आप देखेंगे कि जो सूफ़ी का जो क्रिटिक कर रहे हैं और जो कह रहे हैं कि जो इस्लामिक सोसाइटी के अंदर में पहले एक जुमूद आ गई थी, हिंदू भी ऐसा ही सोच रहे हैं, मुस्लिम लोग, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल किसी और तरीके से समझ रहे हैं कि उसमें ठहराव आ गया था। उनको लगता था कि इस्लाम को मानने वाले सही रास्ते पे नहीं रहे, उससे वो भटक गए, इसलिए उसका जुमूद हुआ। जो हिंदू राइट विंग थे उनके अंदर में ये थिंकिंग थी कि नहीं 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 नहीं, हम जो विदेशियों के आक्रमण की वजह से, उनके पराधीनता की वजह से हमारा समाज का पतन हो गया। तो पहले का दौर पतन का था, अब आगे बढ़ना है, बैठना नहीं है, हमें कुछ कर पाना है, हमें तरक्की करना है। ये भी सोच कहीं ना कहीं जो है, ये भी सोच कई बार खतरनाक होती है, क्योंकि आगे बढ़ने की कोशिश में आप कई बार बहुत सारे लोगों को कुचल भी देते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के नाम पे आप कई बार क्या करते हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा, राष्ट्र निर्माण के नाम पे आप माइनॉरिटियों के अधिकार को भी कुचल देते। तो ये चीज़ें भी हमें प्रेमचंद के साथ दिखी, जो मुझे मैं उसको अपहोल्ड करने के लिए तैयार नहीं हूँ। प्रेमचंद के अंदर में एक और चीज़ें मैंने देखी कि जो वर्किंग क्लास जो कॉन्शसनेस है, वो मैंने उनके अंदर में, इस लेख के अंदर में मैंने नहीं देखा। एक कम्युनिस्ट कॉन्शसनेस है, वो उनके अंदर में, जो एक कम्युनिस्ट मेथोडोलॉजी है, ये उनके अंदर में नहीं देखा। हाँ, प्रेमचंद की कामयाबी इतनी है कि जो पहले का जो साहित्य था, जिस साहित्य के अंदर में सवर्ण और आपको कुलीन वर्ग तक ही था, उसको उन्होंने उसको मास लेवल पे लाने की कोशिश की, उसको थीम को उन्होंने बड़ा किया, उसमें उन्होंने आवाम के मसाइल को लाया। लेकिन प्रेमचंद जो हैं, प्रेमचंद की लेखनी में एक जो ये कम्युनिस्ट जो ईडियम है, वो उस तरह से नहीं दिखता। हाँ, कम्युनिज्म और लेफ्टिज्म से वो प्रभावित जरूर हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि प्रेमचंद को एक कम्युनिस्ट लेखक के तौर पर पेश करना सही है, क्योंकि वो कहीं पर भी अपने इस लेख में मजदूर की बात नहीं कर रहे हैं, कहीं भी समाज में शोषण की बात नहीं कर रहे हैं। और एक और बात जो मुझे काफ़ी हैरान हुई है बात सुनकर, दलित का तो इस्तेमाल उन्होंने किया, लेकिन 1936 में उनका ये लेख था। उस ज़माने तक बाबा साहब अम्बेडकर हिंदू धर्म को छोड़ने की बात कर रहे हैं, उनका आंदोलन तेज हो चुका है, महान सत्याग्रह हो चुका है, और गांधी जी भी अम्बेडकर जी की देखा देखी में अनटचेबिलिटी के खिलाफ छोटा मोटा वो भी कुछ ना कुछ उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, दलित बस्तियों में जा रहे हैं। लेकिन प्रेमचंद या फिर प्रगतिशील लेखक जो हैं, उनकी राइटिंग में जात पर आधारित समाज की तनकीद इसमें नहीं आ पा रही है। इसमें समाज में किसकी कितनी हिस्सेदारी है, समाज में कौन ऊपर बैठा हुआ है, समाज में कौन नीचे बैठा हुआ है, कौन किसका हक मार रहा है, इस तरह की बातें नहीं आ रही है। एक मोटा मोटी जो टर्म है, अमीर और गरीब के ही दो टर्म में ये सारी बातें हो रही है, जो कहीं ना कहीं डीपोलिटिसाइज कर सकता है। अमीर और गरीब की बात करने पे आपको क्या होता है, लगता है कि आप बहुत ही उदार हैं, बहुत ही न्यायप्रिय हैं, लेकिन कौन गरीब है और कौन अमीर है, इस पर भी बात होनी चाहिए। ये चीज़ें भी प्रेमचंद की लेखनी से गायब है, हालांकि उन्होंने दलित का शब्द जरूर इसमें इस्तेमाल किया है। प्रेमचंद के साथ एक और बड़ी समस्या ये है कि प्रेमचंद जो हैं वो राज्य और स्टेट के दमन के बारे में भी इस लेखनी में बहुत सारी चीज़ें उनके अंदर में वो सामने नहीं आ पाई है। हालांकि उस ज़माने में भगत सिंह की राइटिंग को देखें तो वो कुछ और ही कह रही है। तो मुझे कुल मिला के ये लग रहा है, प्रेमचंद को कम्युनिस्ट राइटर के तौर पर पेश करना, मुझे लगता है कि मैं मानने के लिए तैयार नहीं। कम्युनिज्म से ज़्यादा
उनके अंदर में जो इवोल्यूशनरी थियरी है, कम्युनिज्म से ज़्यादा उनके अंदर में यूटिलिटेरियन थियरी है, उसका असर उनके अंदर में दिखा जा रहा है। हाँ, राष्ट्रवाद की वजह से उनके अंदर में एक बदलाव की बातें ज़रूर हैं। लिटरेचर के दायरे को वो वसी करने की कोशिश कर रहे हैं। धर्म के खिलाफ भी उनका चोट है। ये सारी चीज़ें हैं। उसका एक कहते हैं कि एक पॉपुलर कर रहे हैं राइटिंग को, लेकिन जो दलित बहुजन के सवाल हैं या जो मजदूर के सवाल है वो उस तरह से उसमें खुल के नहीं आ पा रहे हैं। और जो धर्म के बारे में भी उन्होंने ये बातें लिखी हैं कि धर्म ने इक्वालिटी नहीं लाई, और उन्होंने प्रोफेट मोहम्मद, हज़रत ईसा और आपको बुद्ध के बारे में बात की, और उनके भी कामों को एक तरह से नकार रहे हैं कि वो लोग भी समता नहीं ला पाए हैं। मुझे लगता है ये भी धर्म के बारे में उनकी बड़ी बहुत ही एक क्या कहेंगे, बहुत जल्दबाजी में दिया गया स्टेटमेंट है। क्योंकि जब मैं ये पढ़ रहा था तो बाबा साहब अम्बेडकर की वो बात याद आ रही थी। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने धर्म परिवर्तन किया तो उन्होंने क्या कहा कि हमें बुद्धिज़्म धर्म को इसलिए नहीं अपनाए हैं क्योंकि इसमें कोई खुदा हैं और इसमें कोई भगवान है और हम भगवान के पास जाना चाहते हैं, या भगवान जो है हमारी रक्षा करेंगे, कोई परमात्मा है और कोई हम ईश्वरवाद में यकीन करते हैं। उनका कहना ये था कि दलितों को चूँकि हिंदू सोशल ऑर्डर में उनको सिविल राइट्स नहीं मिले, उनको अधिकार नहीं मिले हैं, तो बगैर एक कम्युनिटी के, बगैर एक समुदाय के कोई भी जी नहीं सकता है। तो बुद्धिज़्म जो है ईश्वरवाद से ज़्यादा वो एक वंचितों को, एक दलितों को, एक डिप्रेस क्लास से को एक सोसाइटी प्रोवाइड करता है जहाँ पे बंधुत्व, जहाँ पे लिबर्टी और इक्वालिटी की भावना की बातें वो कर सकते हैं, जो कि हिंदू सोसाइटी उनको नहीं दे पा रहा है। तो मुझे लगता है कि धर्म को भी जिस तरह से प्रेमचंद ने क्रिटिसाइज़ किया है, खासकर बुद्धिज़्म का जो प्रोग्रेसिव रोल जो आपको इंडियन सोसाइटी में रहा है, खासकर दलितों को एक बराबरी देने के मामले में, उसको भी प्रेमचंद नहीं समझ पाए। मगर प्रेमचंद की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि प्रेमचंद ने जो पहले के जो हमारे हिंदी के लेखक थे, तमाम प्रेमचंद की कमियों और सीमाओं के बाद भी उन्होंने लिटरेचर को देवी देवताओं, ईश्वरवाद, राजा रहानी, भूत पिचास से उसका जो फोकस है वो ज़मीन पे लाया। जिंदगी की आलोचना के बारे में लिखने के लिए बात कहा, और उन्होंने कहा कि जिस कहानी में जितनी ही सच्चाई होगी उतना ही उसका प्रभाव होगा। लेकिन अफसोस की बात कि आज का हिंदी जगत जो है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, जो कॉलेज हो, उसमें ज़्यादातर लोग सवर्ण लोग बैठे हुए हैं जो समाज में रिवोल्यूशन नहीं बल्कि काउंटर रेवोल्यूशन करने की कोशिश कर रहे हैं, यथा स्थिति को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और वही लोग अपने आप को प्रेमचंद का सबसे बड़ा वारिस समझते हैं। मैं हिंदी का तालिब इल्म नहीं हूँ, हिंदी लिटरेचर का छात्र नहीं हूँ, लेकिन ये सारे विषय, ये सारी बातें मेरे दिल को बहुत तकलीफ़ दे रही थी। मैंने सोचा कि इसको मैं आपके साथ शाया करूं। ये जो प्रेमचंद का जो स्पीच है वो आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, आप उसको ज़रूर पढ़िए। अगर किसी को उनका स्पीच हिंदी में पढ़ना है जो 1936 में दिया गया है, तो आप मुझे मैसेज करें, अपना ईमेल दें, मैं आपको भेज सकता हूं। आप भी पढ़िए और मुझे भी जज कीजिए कि मैंने प्रेमचंद को कितने अच्छे तरीके से समझा, कौन कौन सी बातों को मैंने प्रेमचंद को अच्छे तरीके से पेश किया और किस बातों को मैंने पेश करने में मैंने कोताही कर दी। मगर हम सब लोगों की यही कोशिश होनी चाहिए कि समाज का लोकतांत्रिकरण हो, और जो ऊपर बैठे हुए जो मठाधीश हैं उनके अन्याय के खिलाफ हम आवाज़ उठाएं और साहित्य को जीवन की आलोचना समझे। यही पैगाम प्रेमचंद का था। आइए हम सब मिलके कलम के इस सिपाही को याद करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।